नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोंडागांव की बड़ी खबर से, जहां पर उफनती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने को मजबूर बच्चों की तस्वीर सामने आई है। दरअसल फरसगांव ब्लॉक के परोदा गांव की यह तस्वीर है, जहां पर छात्र हर रोज कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करके वापसी इसी रास्ते से नदी पार करने के लिए उन्हें अपने घर जाना पड़ता है। जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते, स्वाभाविक है इनके माता पिता परेशान रहते हैं, क्योंकि उफनती नदी का क्या भरोसा। दरअसल बहाव तेज होने में यहां समय नहीं लगता ज्यादा और बच्चे ऐसे में मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने कभी पुल बनाए जाने की मांग न की हो। स्थानीय जिला प्रशासन सभी से, प्रतिनिधियों से, सभी से गुहार लगा चुके हैं। कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। आज भी बड़ौदा के ग्रामीण अपने बच्चों को यूं ही नदी पार कराकर स्कूल भेजने को मजबूर हैं और ये छात्र हर दिन घर से स्कूल का बैग और एक जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं, ताकि कपड़े गीले हो जाने पर वे उसे बदल सकें। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। विवेक, हमने अपने बचपन में जब पहली बार सुना था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी भी जयंती थी, वो नदी पार करके स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे, वो गुदड़ी के लाल हुए। क्या इसी बात को कहीं बहुत गंभीरता से तो नहीं ले रहा कोंडागांव प्रशासन? विवेक, आवाज मिल पा रही है? लगता है विवेक तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर प्रयास करेंगे विवेक से बात करने का, क्योंकि कोंडागांव में जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है ये दुखद है बहुत ही ज्यादा। इस पर विचार होना चाहिए। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, ये कोंडागांव प्रशासन इस पूरे मामले पर इतनी बार शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? दूसरी जगह की हमने तस्वीर दिखाई है और प्रशासन इस मामले में सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देता, पर कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पुल पुलिया का लोकार्पण जरूर करते हैं, पर आज तक लोगों को पुल पुलिया मिल नहीं पाई है। जिसका नजारा ये है कि बच्चे पानी में डूबकर अपने भविष्य को गढ़ते हैं। हालात ये है कि यदि पुल बन जाता है तो बच्चों को 1.5 किलोमीटर दूर में ही स्कूल है, पर उनको यदि पुल नहीं बना है तभी उनको 15 किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता है। पर प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लोकार्पण और भूमि पूजन तक ही वो पुल पुलिया का निर्माण रुका हुआ है। जी, लेकिन जवाब क्या मिल रहा है? आखिर कितना समय लगेगा और ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, कुछ साल पहले तत्कालीन जो कलेक्टर थे, जिन्होंने अभी भाजपा प्रवेश किया, नीलकंठ टेकाम, उन्होंने एक पुलिया बनाया था। जो पुलिया बनते ही वो पानी में बह गया था। उसके बाद से आज तक वहां पर किसी ने बारदा नदी पर किसी ने पुलिया बनाने का काम नहीं शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, खासकर बारिश के दिनों में जब भारी नदी पर जब पानी का बहाव तेज होता है तो गांव पूरा टापू बन जाता है। लोगों को मूलभूत सुविधा से दूर होना पड़ता है और ये तो अभी वर्तमान में ये तो जान जोखिम में डालकर बच्चे जा रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से बारदा नदी है वो कभी भी पहाड़ी नालों से जुड़ी हुई है। कभी भी बारिश होती तो अचानक पानी बढ़ जाता है, तो इससे ये स्थिति आ जाती कि बच्चे यदि नदी पार कर रहे और अचानक पानी बढ़ गया तो फिर उस समय क्या होगा। पर क्या है कि क्या बच्चों को अपना भविष्य गढ़ना है, ग्रामीण अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक छोर पर ग्रामीण खड़े रहते हैं और एक टीचर है जो बच्चों को लेके आगे निकलती है। टीचर भी अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल तक जाती है। तो ये स्थिति बनी हुई है, पर प्रशासन और जो वर्तमान विधायक मंत्री हैं उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं। उन्हें खाली शिलान्यास बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये स्थिति एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। और इस स्वागत में आपको छत्तीसगढ़ी अंदाज भी दिखाई दे रहा होगा और छत्तीसगढ़ी अंदाज में अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया। दरअसल चुनावी साल के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे पर अनुराग ठाकुर रावतपुरा विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं दोपहर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ एक मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे। तो वहीं रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं से जो वादा सरकार ने किया था उसे पूरा नहीं किया। युवा आज ठगा महसूस कर रहे हैं। लगता है पिछले 5 वर्षों में
छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां रेलवे ने एक बड़ा फैसला करते हुए 35 ट्रेन को रद्द कर दिया। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस वर्क के चलते ट्रेन को रद्द किया गया। और रेलवे ने यह भी बताया कि राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेलवे ट्रैक की पटरी का काम चल रहा है और इस निर्माण कार्य के चलते आम गांव रेलवे स्टेशन को जोड़ने का भी काम जारी है और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। लिहाजा 35 ट्रेन रद्द की जा रही हैं। आपको बता दें कि 11 से 13 अक्टूबर तक दुर्ग से छूटने वाली दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है और इसके अलावा 12 से 14 अक्टूबर गोंदिया दुर्ग मेमू पैसेंजर रद्द है। 11 से 13 अक्टूबर तक गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसे इतवारी मेमू पैसेंजर स्पेशल भी कहा जाता है, रद्द की गई है। 12 से 14 अक्टूबर तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द की गई है। 10 से 13 अक्टूबर तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामटेक मेमू स्पेशल पैसेंजर रद्द की गई है। रामटेक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमू पैसेंजर रद्द की गई है। 11 से 14 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामटेक मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। इस तरह की और भी बहुत सारी ट्रेन हैं जिन्हें अभी रद्द किया गया और पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी हो सकती है। हमारे सहयोगी के पास चलेंगे और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो ये परेशानी है, आकाश, क्या वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए रहने वाली है? जी देखिए, ट्रेन को रद्द करने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। इससे पहले भी ट्रेनें रद्द हुई थी। अभी रेलवे ने जारी किया है लिस्ट, उसके तहत करीब 34 ट्रेनें रद्द की गई है। इसमें लोकल है, एक्सप्रेस और तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए और मेंटेनेंस का हवाला हालांकि रेल प्रबंधन दे रही है, लेकिन इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रायपुर एयरपोर्ट की ही बात करें, करीब 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर नियमित सफ़र करते हैं। इसके अलावा दुर्ग है, राजनांदगांव, बिलासपुर, ऐसे में रेल यात्रियों के लिए काफ़ी समस्या आने वाली है। एक दिन पहले ही रेल प्रबंधन ने इसको जारी कर दिया था, लिस्ट जारी कर दिया था और उन्होंने मेंटेनेंस की बात कही थी। जी लेकिन आकाश, करीब 35 के करीब ट्रेन हैं जिन्हें की रद्द किया गया है, तो क्या व्यवस्थाएं होती हैं? किस तरह से इन ट्रेन के रद्द होने के बाद जो यात्री हैं वो किन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं? क्या बसेस के माध्यम से जाते हैं या फिर ऑटो, या क्या तरीका होता है? वो कैसे जा पाएंगे? इसके लिए प्रशासन भी कोई तैयारी कर रहा है? जी देखिए, ट्रेन रद्द होने से लोगों को तो काफ़ी परेशानी होती है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बस है, ऑटो है और अन्य निजी माध्यम है जिससे यात्री सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या है यात्रियों की, चूंकि रेल से डेली सफ़र करते हैं, ऐसे में यातायात तो प्रभावित होता है, लोगों को भी काफ़ी परेशानियां इससे होती है। प्रशासन की तरफ से इसे लेकर अभी तक जानकारी जो मिली है, कोई प्रयास नहीं किया गया है। जैसे ही ट्रेन रद्द होते रहती है, नियमित रूप से यात्री को खुद ही इस पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपने साधनों से वो जाते हैं। जी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी बस की उतनी व्यवस्था है नहीं। ट्रेन चलने के बाद इतनी बसों में भीड़ होती है, तो अब जब ट्रेन बंद हो गई हैं तो एक परेशानी यहाँ पर रहेगी ही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और एक बड़ी परेशानी यहाँ पर इन यात्रियों के लिए रहेगी। बहरहाल देखना होगा क्या व्यवस्था इनके लिए की जाती है। बढ़ते आगे और अगली जो खबर है वो बिलासपुर से, जहां पर यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी की और पुलिस की कार्रवाई का शिकंजा कस सकता है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शेरू असलम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीते दिनों एक वीडियो जो सामने आया था, जिसे हमने आपको दिखा, वीडियो में यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम के बीच सड़क पर हवाई फायर करने का वीडियो सामने आया है और जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। अब बीजेपी ने यह सवाल उठाया कि क्या किसी शख्स को पार्टी और पुलिस सिर्फ इसलिए छोड़ दे रही है कि वो एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है? बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब प्रदर्शन करने पर आ गए, कार्रवाई कब होगी?
देखिए, ये लगातार जो हवाई फायरिंग का वीडियो है वो वायरल हो रहा है और इसको लेकर लगातार ये जो यूथ कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी मांग को लेकर कल जो है यहाँ पर भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है वो एडिशनल एसपी से मुलाकात की और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से शेरू असलम का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसान की जमीन पर कब्जा करने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने ये कहा कि मैं उसको उठा कर ले जाऊंगा, वो मुझे जानता नहीं है, मैं शहर अध्यक्ष हूं। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसान हो सकती है, क्योंकि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल ये देखना ये होगा कि अब इस तरीके के मामले को लेकर कांग्रेस किस तरीके से अपने इस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करती है। हालांकि आज जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवासन बीवी वो मुंगेली दौरे में आ रहे हैं। इसको लेकर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेता है वो उनको इस मामले को लेकर घेरे। इसके साथ ही अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस भी जब इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है तो पुलिस का भी अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो वीडियो कब का है, कितना पुराना है, इस पर जांच चल रही है, उसके बाद FIR किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो है वो पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो कार्य अपने प्रदेश शहर अध्यक्ष जो शेरू असलम उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है। वहीं यह भी देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ धारा जोड़ती है। या बिल्कुल, आरोप तो यही है उमेश की पार्टी के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बहरहाल अब दोनों की स्थिति आगे क्या होगी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर उमेश जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा में बीते दिनों निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 4 नेताओं ने वर्तमान कांग्रेस विधायक के ध्रुव के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयानबाजी कर ध्रुव को टिकट नहीं देने की मांग की थी, जिसके बाद मामला काफी गर्मा गया और अब कांग्रेस आलाकमान ने नोटिस जारी कर चारों नेताओं को जवाब तलब किया है। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर, जहां भिलाई में 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और गंभीर रूप से जख्मी एक शख्स को पहुंचाया गया अस्पताल। भिलाई के सेक्टर 6 की घटना, चाकूबाजों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि ये चाकूबाजी क्यों, किस वजह से हुई, भिलाई के सेक्टर 6 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चाकूबाजों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और कारण भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों इन पर हमला किया गया। क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है या कोई लूटपाट का मामला है, ये सारे अभी सवाल अहम हैं। इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये 2 लोगों पर हमले का मामला, जिसमें से एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और दुर्ग शहर में डेंगू के 3 मरीज मिलने से एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते आंकड़ों से जहां स्वास्थ्य विभाग अब सकते में है, वहीं आम लोगों को डेंगू के बढ़ते खतरे के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आम लोगों की शिकायत यह है कि बढ़ती गंदगी और गंदे पानी के जमाव से लगातार डेंगू के लार्वा बढ़ रहे हैं और जिससे डेंगू का खतरा न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि मरीजों की संख्या में भी इससे इजाफा हो रहा है। तो डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है और ऐसे में 3 नए मरीजों का पॉजिटिव आना स्वास्थ्य विभाग के लिए तो चुनौती है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है जिनके आसपास डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, चूंकि डेंगू का लार्वा इन दिनों में ज़्यादा तेज़ी से पनपता है और डेंगू के मच्छरों का जो बढ़ने का समय है वो यही है। और ऐसे में आप अपने स्तर पर सावधानी बरतें, चूंकि बचाव सबसे बेहतर है। डॉक्टर्स भी इसी की सलाह देते हैं, एक्सपर्ट्स भी इसी की सलाह देते हैं, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के सभी वैकल्पिक इंतजाम आप करके रखें। तो वहीं अंबिकापुर के सीतापुर ब्लॉक में 2 डेंगू के मरीज मिलने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर से मिले डेंगू के मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां एक और बात नई सामने आई, जहां कि डेंगू के मरीजों को स्पेशली डेंगू वार्ड में भर्ती किया जाना था, वहां सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया। अब ऐसे में अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जो डेडिकेटेड डेंगू स्पेशल वार्ड है वहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है तो सामान्य वार्ड में क्या इलाज डेंगू के मरीजों को दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये लापरवाही के चलते उन्हें यहां पर भर्ती किया गया या फिर अस्पताल का जो डेंगू वार्ड है वो काम ही ठीक से नहीं कर रहा है। बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं और अब इन सभी विषयों को लेकर लगातार प्रशासन से हम जवाब लेने का भी प्रयास कर रहे हैं कि डेंगू के मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं
जो डेंगू स्पेशलाइज्ड वार्ड में होती हैं वो सामान्य वार्ड में क्या मिल पा रही हैं? और अब बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बस्तर के न्यागरा फॉल कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की। बस्तर का ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात यहां आने वाले सैलानियों को अपनी खूबसूरती से लुभा रहा है और अब यहां आने वाले सैलानियों को रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ चित्रकूट जलप्रपात कुछ इस अंदाज में दिखाई देता है। दरअसल चित्रकूट की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। लेज़र लाइट्स के माध्यम से आप तस्वीरों में जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये लाइट्स का कमाल है कि कुदरत के इस नज़ारे को और भी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग आकृतियाँ भी उकेरी जाती हैं। कभी ओम, कभी भारत का नक्शा, तो कभी भगवान शंकर की प्रतिमा इस जलप्रपात पर दिखाई देती है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।